जिसने भी मेरी किस्मत लिखी है अधूरी लिखी है, आजकल उसी को पूरा करने में लगा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर उसे 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह है। देखो, किसी लड़के को एक संख्या से 50 से गुणा करने को कहा गया। अगर वो संख्या हमारी x है तो उसे 50 से गुणा करने को कहा गया, तो आंसर हमारा कितना आता? अगर वो 50 से गुणा करता तो 50x आता। लेकिन उसने क्या किया? 30 से गुणा कर दिया, यानी x ही संख्या को उसने क्या किया? 30 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आता? आ गया 30x। तो इस प्रकार सही उत्तर से 400 कम है। मान लो जितना उत्तर आना था उससे उत्तर कितना कम है? 400 कम है। तो हम अगर इस प्रकार देखें तो कितना कम है? अगर 50x और 30x मतलब 20x कम है, तो 20x की वैल्यू कितनी होगी? 400। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम, 20 से काट देंगे, 0 से 0, और ये हमारा x बराबर भी 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 20, और यही पूछा है कि वह संख्या जिस संख्या को गुणा करना है वह है, कौन है? वो 20 है। जरूरी नहीं है हम x माने, कोई भी नंबर मान सकते हैं। हम लोग कोई नंबर ही मान लें। हम कहते हैं कि हमने वो संख्या 10 मान ली, तो हम अगर 10 में 50 से गुणा करते हैं तब वो हमारी कितनी हो जाती? 500 हो जाती। लेकिन उसने क्या किया? 10 संख्या हमने मानी थी, यानी कि कहाँ लेट वो नंबर मान लेते हैं x, तो मतलब 10 x नहीं मतलब 10। तो अब हम 10 से उसने क्या किया? 30 से गुणा कर दिया, तो कितना आएगा आंसर? 300। लेकिन वो तो कह रहा है 400 कम है। अगर इस हिसाब से देखें तो कितना कम है? 300, 200 कम है, तो 200 कम है। अब देखो इसका डबल कम है, 400 जो क्वेश्चन में दिया है, तो हमें क्या करना? जो संख्या मानी उसका भी डबल कर दो, यानी 10 गुणे 2, ये भी 20। तो हर हाल में आना 20 ही वही संख्या। आप कैसे भी कर सकते, कोई भी नंबर ले लो, XYZ मान लो या कोई नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको उनका गैप देख लेना और वो 400 के इक्वल कर देना। उससे हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और जितने वो संख्या मानी थी उसी में मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। हमारा क्वेश्चन है अगला, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखो, इसे करने के तरीके काफ़ी हैं। एक तो है जो आप नॉर्मल करते हैं। अगर हम इसका नॉर्मल तरीका क्या होता है, देखो अब इसमें क्या बोलते हैं? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। अगर मान लो छोटी संख्या निकालनी हो, जैसे हम अगर x, y और z ये या और भी नंबर, इनसे किसी संख्या को हम डिवाइड करें और शेषफल हमारा हर स्थिति में यानी रिमाइंडर क्या बचे? r बचे, तो वो संख्या कौन होगी? तो उनका LCM ऑफ x, y एंड z प्लस r, तो वो होगी हमारी सबसे लीस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या। वो कौन होगी? यही होगी, किनका? x, y, z का एलसीएम प्लस रिमाइंडर जो भी हो, तो वो सबसे छोटी संख्या। अब चूंकि इसमें कहा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इस स्थिति में क्या करना होता? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 जितने भी नंबर की वो संख्या कही है, यानी n नंबर ऑफ नंबर, यानी n नंबरों की वह संख्या, और उसमें एलसीएम से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। LCM यानी इनका XY LCM डिवाइड बाई LCM ऑफ XYZ, और जो रिमाइंडर बचेगा वो उस नंबर से जो हमने जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे जो रिमाइंडर बचे उससे डिवाइड करेंगे उसमें, और जो नंबर रिमाइंडर बचेगा हमारा वो हम उस नंबर से सब्सट्रैक्ट करके और रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा। और नहीं तो आप ऑप्शन से जाइए, बहुत ही सिंपल होगा। आप देखिएगा, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले से इरेज करके कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 कह 3, 5 और 8 12 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में यानी 2 शेष बचता है, तो हम क्या करें, पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो सभी लोग निकाल ही लेते हैं। क्या करना है, जो कॉमन होता है वो सबसे ले लो, और जो हमारे प्राइम बचे हैं नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो इसमें क्या 3, 5 और 8, और इसमें 4 और 3 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो इसका एलसीएम होगा 120। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा यानी कि लासा कितना होगा, 120 होगा। अब हमें क्या करना है, 5 अंकों की हमें तो पता है सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 9 9 9 5 टाइम 9। अब क्या 5 टाइम 9, अगर हमें सबसे छोटी संख्या पूछी होती जो इतने से डिवाइड हो और 2 रिमाइंडर बचे, तो हम क्या करें, वो हो जाएगी 120 प्लस आर यानी रिमाइंडर 2, तो 122 हो जाती। लेकिन हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या करें, पहले 120 से इसे डिवाइड कर दें। 120 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना होगा, 12 × 96, 8 बार चला जाएगा तो ये 960 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा ये क्या होगा, 9 और ये 3, फिर हमारा एक 9 आ जाएगा, फिर 12 × 36 360 हो जाएगा, और फिर हमारा 9 3, फिर एक और है ये हमारा ये 9, फिर 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर 360, और ये कितना आ जाएगा 9 3 यानी 39 रिमाइंडर बचा। अब 39 इस 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो है इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 टाइम 9 और 39, तो ये हमारा 0 6 9 9 9। अब 9 यही वो संख्या है जो इस 5 अंकों की, यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे जो नंबर दिए इनसे पूर्णतः वो क्या होगी, डिविजिबल होगी यानी कि विभाजित होगी। और क्या क्या बोला कि रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसमें 2 और ऐड कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 9 9 62। ये वो नंबर होगा जिसे हम इससे 3 5 8 एंड 12 से डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक बार यानी समान स्थिति में 2 ही रिमाइंडर बचेगा, और वो हमारा ऑप्शन नंबर है 4। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें सीधे डिविजिबिलिटी रूल से करते हैं। अब मैं से अरेंज करके फिर से बताता हूँ आपको डिविजिबिलिटी रूल। देखो, जब ऑप्शन हमें दिए ही गए हैं, क्या बोला 3 5 8 एंड 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है, तो हम क्या करें, इनमें 3 है 5 है 8 है 12 है, तो हम क्या करें, मोस्टली 5 से देख लेते हैं सभी संख्याओं को डिवाइड करके। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 से रिमाइंडर बचेगा। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का क्या, जिसमें क्या हो, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए जो 5 से डिवाइड होने के, यानी 0 या तो 5 होना चाहिए, तो वही हमारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब देखो चूंकि क्या बोला कि 2 शेष बचता है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं जो 999 है हमारा, इसमें से हम 1 9, अगर इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तभी तो वो 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। 2 कर देंगे तो हमारे यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा 97, जो 5 से, हमें तो लास्ट डिजिट चेक कर लेना है कि 0 या 5 है, नहीं तो ये तो कटेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरा करें तो उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करें तो 56 हो जाएगा लास्ट में, तब भी नहीं कटेगा, यानी 6 हो जाएगा लास्ट में, ना 0 5 नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक करें तो उसमें क्या 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं 60 में तो 58 आ जाएगा, तो तीसरे ऑप्शन में 58 भी नहीं लास्ट में है, 0 या 5 तो वो भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है 4, जो हमारा ऑप्शन है 9 9 9 62। अगर इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 9 9 9 60 होता है, जो लास्ट में 0 है, तो ये हमारी 5 से डिविजिबल होगी, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको सीधे ऐसे आप 3 से कर लेते, 3 से भी अगर चेक करते तब भी आपका आंसर आ जाता, 4 से भी चेक करते, 4 बस आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या नंबर ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाई 3 हो जाता है, तो वो 3 से डिविजिबल है, और 4 का लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो तब भी वो है। आप कैसे भी कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही करना है, हालांकि वैसे भी कर सकते हैं लेकिन उसको टाइम टेकन है। अगला क्वेश्चन आपका सवाल है, अगर दिया है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इतने का कितने के बराबर होगा। दिया है 841 का वर्गमूल 29 है, यानी इसका वर्गमूल तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है वर्गमूल, हम इसे बोलते हैं वर्गमूल। तो इसका कितना है 29 है। फिर पूछा है कि इसका 0.1 2 2 4 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 टाइम 0 और 8 4 1 इनकी वैल्यू। अब देखो अब ये क्या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट है, तो आपके ये 2 के पेयर में निकलता है बाहर,
तो कितना पेयर है, यानी पॉइंट के बाद हमारा देख लें तो 2 2 4 5 6 7 8। अब मान लो 2 के पेयर में निकलता है तो अगला जो बाहर निकलने के बाद कितना, देखो 8 4 1 का कितना निकलता है 29। लेकिन अब पॉइंट अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो कितने डिजिट के पहले लगा है 8 डिजिट के। तो अभी इसमें कितने डिजिट के पहले लगे 4 डिजिट के, सिंपल है। तो बस 2 डिजिट तो होगी 2 जी हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, पॉइंट हटा के नीचे कर लेंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाता, यानी 8 4 1 और नीचे आ जाता हमारा 8 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 0। अब देखो 8 टाइम है तो ये 4 टाइम, और इसका तो पता ही है कि 29 है, और इसका 4 टाइम 0 यानी 1 2 3 और 4 टाइम, और ये हमारा यहाँ ऐसे लग जाता, फिर हमारा इतना आंसर आ जाता। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, ओरली हो जाता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। इसमें क्या है, यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताया है, पूछा है। तो अब देखो 251 दिया है, उसकी पावर 98 है, और 21 की पावर 29 है, माइनस 106 की पावर 100 है, प्लस और 705 की पावर 35 है, और 16 की पावर 4 है, और प्लस 259 है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट हमारा कोई भी नंबर लिखा हो, अगर उसका लास्ट में 1 है और इसकी पावर कितनी भी हो n हो, तो लास्ट यूनिट डिजिट उसका कितना 1 ही आएगा। इसी प्रकार 1 वाले और 6 है तो इसमें 6 की भी पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या 6 ही आएगा। इसी और 5 की अभी कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, और 6 में सेम है, और 9 का तो वो 9 ही है। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट रख के सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक के यूनिट डिजिट का क्या प्रोसेस है। देखो 251 की पावर 98 है, तो कितनी भी पावर हो, यानी हमें तो लास्ट यूनिट डिजिट से मतलब, तो यूनिट डिजिट हमने 1 मान लिया, 1 मान कर लिया, दिया है 1 है, और इसकी पावर 98 है, कितनी पावर 1 ही आएगा, तो हमारा ये 1 हो गया। प्लस है तो प्लस, अगले में भी 1 है तो इसका भी 1 हो जाएगा, माइनस तो 1, 6 की पावर भी 100 है, कितनी भी हो 6 ही आएगा, तो ये हमारा 6 हो गया। प्लस है प्लस, 5 की पावर भी 35 है, कितना भी हो 5 ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। माइनस है तो माइनस, और 16 की पावर 4 है, तब भी इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका भी कितना आएगा 6 आएगा। और ये हमारा क्या प्लस, और ये क्या है 259, तो हमें इसका यूनिट डिजिट लेना है, तो इसका 9। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 5 2 7 और 7, ये 5 2 7 और 9 16, और ये हमारे माइनस के 12, तो हमारा कितना होगा 4, यानी हमारी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4, यानी यूनिट डिजिट हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें यूनिट डिजिट को ही हमने लेके सॉल्व कर दिया, तो कितना होगा यूनिट डिजिट 4। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं चौथी संख्या जो है हमारी वो क्या है, लेट जो हमारी चौथी संख्या है वो हमने मान ली x है, और वही हमें पता करनी है कि x है। तो क्या कहा, पहली 3 संख्याओं का औसत, जो पहली 3 संख्याएं हैं उनका क्या औसत, पहली 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है, चौथी संख्या का दुगना। अब मान लो पहली 3 संख्याओं का औसत, अब पहली 3 संख्या हमने मान लो ये है हमारी, उनका पहली 3 संख्याओं का हम सम, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस ये थर्ड, अब पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है कि चौथी संख्याओं का दुगना, चौथी संख्या हमने x मान ली, इसका दुगना, ये औसत दिया है। अगर हम क्या करें, इनका ये औसत है तो मतलब ये 3 संख्याएं 3 से डिवाइड करें, अगर इनका सम पहली 3 संख्याओं का हम सम जानना चाहें तो कितना हो जाएगा, यानी पहली 3 संख्याओं का सम, ये हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब दिया है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12, यानी चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है 12, यानी चारों संख्याओं का अगर सम कहें, यानी सम ऑफ 4 नंबर्स
कितना है, औसत दिया है 12, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 48। अब तो पूछा क्या है, चौथी संख्या। अब देखो पहली 3 संख्याओं का सम है 6x और चौथी संख्या का क्या है, चौथी संख्या यानी चारों संख्याओं का औसत मतलब सम है 48। अब देखो पहली 3 संख्याओं का औसत 6x है, मतलब सम है, तो हम क्या करें, पहली 3 संख्याओं का सम और प्लस चौथी संख्या, तो ये 4 संख्याओं का औसत हो गया, मतलब सम हो गया, और 4 संख्याओं का सम कितना दिया है, 48। अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो ये 7x बराबर हमारा हो जाएगा 48। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 48/7। यही हमारा आंसर। देखो पहली 3 संख्याओं का सम निकालने, तो हमारा यहाँ से क्योंकि दिया है पहली 3 संख्या का औसत x दिया, यानी चौथी संख्या का दुगना, तो चौथी संख्या हमने x मान ली, तो चौथा का दुगना यानी 2x हो जाएगा। अगर पहली 3 संख्याओं का सम देखते हैं तो हमारा 6x हो जाएगा, और सम ऑफ 4 नंबर यानी 4 संख्याओं का सम कितना होगा, 48। अब देखो तीनों संख्याओं का औसत प्लस चौथी संख्या ऐड कर दी, तो ये चारों संख्याओं का सम हो गया, और बराबर वो किसके, 48 के। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, x हमारा ये क्या था, चौथी संख्या थी, तो हमारा 48/7 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात। देखो 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3, 3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखो पहले 3 यानी पहले वाला अनुपात कितना दिया था विद्यार्थियों का 3 कक्षाओं का, 2:3:5। अब फिर क्या है, 30 यानी प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, यानी औसत अनुपात 4:5:7। अगर हम इन्हीं में देखें, मान ले हम कह रहे हैं कि ये पहली की क्लास है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर हम कहें कि इसमें 2 ही थे, इसमें 3 थे, इसमें 5 थे, तो इसमें फिर क्या 40 बढ़ा दिए, तो हमारा इतना हो गया। अगर देख लें कितने गैप है, 2 का गैप है यहाँ भी, 2 का गैप है यहाँ भी, 2 का गैप है। चूंकि वो बोला कि प्रत्येक में 40 बढ़ा दिए, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और हम रख देते हैं। फिर पूछा कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में अगर हम कहें तो ये हमारी थी 3, 2, 5, 10। अगर कहें तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, जो 1 यूनिट की 20 है, तो 10 × 20 यानी कि 200। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 200। कुछ नहीं करना, बस हमें इनका गैप देख लेना। गैप सेम है, नहीं होता तो हम बना लेते। गैप सेम है, यानी 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 है, और इनका सम करना है तो हम पहले से डायरेक्ट सम कर लें। अदरवाइज हम क्या करें, इसका 20, इसका 40 हो जाते, इसके 60 तो 100, और इसके 100 200, सीधे ऐड कर लो ना। 5, 3, 8 और 2 10, और 10 × 20 200 विद्यार्थी हो जाते वो प्रारंभ में। अगर लास्ट में पूछते तो हम क्या करते, इनका ऐड करके कर देते, तो वो हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में, 200 ग्राम की एक हमारी क्या है, एलॉय है, यानी मिश्र धातु है, में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। देखो पहले शुरुआत में कितना दिया है, 200 ग्राम कोई एलॉय दी है, यानी मिश्र धातु दी है, और जिसमें जस्ता और तांबा, यानी जिसमें जस्ता और तांबा किस रेशियो में दिए हैं, 5:3 में दिए हैं। तो हम पहले पता कर लें कि जस्ता कितने ग्राम है, तांबा कितने ग्राम है, फिर देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा वैल्यू कितनी 5, 3, 8 हो जाती। तो 8 की वैल्यू कितनी दी है, 200। तो हमारे यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते, 8 दूनी हमारा 16 और 8 5 40, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती, 25। तो हमारे इसकी वैल्यू यानी जस्ता कितना होता, 125 ग्राम, और ये तांबा यानी 75 ग्राम। तांबा 75 ग्राम होता शुरुआत में है, और जस्ता हमारा कितना है, 125 ग्राम। अब उनने क्या बोला, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, यानी तांबा मिलाना है। जस्ते में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 125 ग्राम
पहले था और बाद में भी होगा, क्योंकि इसमें अगर रेशियो भर चेंज हो सकता है नहीं, और इसमें ग्राम में यानी वेट में इतना ही रहेगा। तो फिर अब रेशियो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। अब रेशियो जो नया रेशियो यानी न्यू रेशियो कितना है, 3:5। तो इस प्रकार हम देखो, ये तो जस्ट तरीके तो है 3, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी है 125, क्योंकि ये चेंज नहीं होनी, चेंज तो हमारी यही होनी है तांबा। तो हम 3 की वैल्यू कितनी है 125। तो हम इस प्रकार 3 की वैल्यू हमारी 125 ग्राम है, तो 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 125/3। और हमें क्या करना है ये बताना, 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से हम तुम्हारी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 125 मल्टीप्लाई बाई 5/3। तो हमारा ये एक्स में कराएं तो 625/3 हो जाता। तो बढ़ने के बाद हमारा कितना हो जाता 625/3, और शुरुआत में कितना था 75। तो ये सब्सट्रैक्ट करा देंगे, 75 शुरुआत वाला जो लास्ट में आया बढ़ गया हुआ है, तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो हमारा ये कितना, अगर हम 3 एलसीएम भी ले लें तो ये 625 माइनस और ये 75 150 यानी 225, ये तो हमारा 400/3 आ जाता, जिसे हम लिख सकते हैं 133 सही 1/3 ग्राम। ये हमारा आंसर हमारा क्या होगा 133 सही 1/3 ग्राम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 133 सही 1/3 ग्राम जो बढ़ा है। आपको कुछ नहीं करना, इनिशियली यानी शुरुआत में 200 ग्राम में पता करना कि कौन कितना है। जस्ता 125 ग्राम आ गया हमारा रेशियो दिया था, और तांबा 75 ग्राम आ गया था। जस्ते में कोई फर्क नहीं पड़ना, जस्ता 125 ग्राम पहले था अब भी था, लेकिन अब रेशियो चेंज हो गया। अब पहले 5 रेशियो था, अब 3:5 में हो गया। तो 3 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 125/3। अब यहाँ से 5 की वैल्यू निकालने कितना हो गया इस रेशियो के हिसाब से, जो हमारा तांबा यानी 125 मल्टीप्लाई बाई 5/3, तो यानी 625/3। तो ऑब्वियसली बात है पहले कम था, कुछ मिला है तो बढ़ गया होगा। तो हम 625/3 से -75 करा देंगे पहली वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा जितना मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है x, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स वाई और कॉमा x माइनस वाई को ज्ञात करें। सिंपल है, आप x और y का रेशियो निकालो। देखो x दिया है y से 20% कम है, जो हमारा x है जो y से कितना है 20% कम है। अगर हम y 10 लेते हैं तो ये 20% कम है, तो हमारा ये 8 हो जाता, क्योंकि 10 का 20% कितना 2 होता, 2 घटा देते तो 8 बचता। तो हमें पता चल गया यहाँ से x की वैल्यू हमने मान लेते 8 है और y की 10 है, और देखो 20% कम ही है, बस सीधे पुट कर देते हैं। तो पहला क्या दिया है यानी y माइनस एक्स बटे y, इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकल आएगी। y की वैल्यू हमारी 10 है, x की वैल्यू 8 है, और 10 से डिवाइड ही करना है। तो 10 माइनस 8 यानी हमारा क्या 2/10, तो ये 2/10 निकल आ, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/5। तो हमारी एक वैल्यू तो निकल आई 1/5, और दूसरे में क्या पूछा है x डिवाइड बाई x माइनस वाई। तो x हमारा कितना 8 है और x माइनस वाई, तो x हमारा 8 है और माइनस y 10 है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 8 और 8 माइनस यानी कि -2, तो इस प्रकार कह सकते हैं -4। तो हमारी इसकी वैल्यू -4। अब देख लो किस ऑप्शन में है 1/5 और -4, वो फर्स्ट ऑप्शन में है। आपका यही आंसर है 8। तो ये 1/5 और -4। कुछ नहीं करना, आप बस x और y को आप मान लेते। आप 100 और 80 भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घटाने टाने में कैलकुलेशन बढ़ती है, इसलिए मैंने छोटा नंबर मान लिया 10 मान लिया। इसका 20% कम करना है x को, तो वो इतना ही होता है, क्योंकि हम अगर निकालें 10 का 20% कम हो गया तो कितना होता 80% बचता। तो ये हमारा कितना 8 ही तो होगा बस। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 में खरीदकर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। यानी ये 12 वस्तुएं 12 में खरीदी और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ आप सीधे बता सकते हैं 25%। उसमें
कुछ नहीं है, बस थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि 12 वस्तुएं 12 में खरीदी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक वस्तु 1 में खरीदी है, यानी एक वस्तु 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी हैं, यानी ये हमारा रुपए हो गए और ये हमारी गुड्स हो गए, यानी वस्तुएं। तो एक वस्तु हमने 1 में खरीदी, सिंपल है, और बेची कितनी में? देखो एक वस्तु 1 में खरीदी और इसे सेल कितने में कर रहा है? 1.25 में। तो हमारा लाभ कितना हो रहा है? 0.25 का कितने पर हो रहा है? 1 पर हो रहा है, यानी CP ये है हमारा, यानी क्रय मूल्य। 1 में खरीदी एक वस्तु 1 में, और बेच कितना? SP यानी सेलिंग प्राइस 1.25 में। तो हमारा लाभ अगर हम कहें यहाँ से तो 0.25 हो जाएगा है। तो अब लाभ किस पर कैलकुलेट करते हैं? CP पर। तो 0.25 का लाभ हुआ, CP यानी 1 पर हुआ। परसेंटेज में बताने के लिए 100 रुपये। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 100, और ऐसे ये क्या आ जाएगा? 25%। ये हमारा आंसर। ओरली कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, बस 12 वस्तु 12 में दिए तो यानी एक वस्तु 1 की और सभा में बेची हैं, तो बस आंसर आप जानते हैं 25%। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2 यानी कि 2.5% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य बताना। देखो अब बट्टा तो आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में MP लिखते हैं। MP पर दिया, कितना बट्टा दिया? 2.5% का बट्टा दिया। तो और फिर उसने कितने, एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 में खरीदी, यानी SP उसकी क्या हो गई? 39। तो वस्तु का हमें क्या बताना? MP यानी मार्क प्राइस बताना है। तो हम देख लेते कितना बट्टा दिया। 2 सही 1/2%। अगर हम इसे करें तो 5/2%, और हम परसेंट अगर हटाएं तो यहाँ से हमारा 5/200, और हम जिसे राइट कर सकते हैं अगर 51, और ये हमारा 40, यानी कि हमारा 40 क्या है? मार्क प्राइस MP। यही तो, यानी इसे हमने रेशियो में लिख लिया कि 1/40 यानी 40 में से 1 का डिस्काउंट देता है, यानी 40 में से 1 का डिस्काउंट देता है। तो 40 हमारा क्या? मार्क प्राइस, क्योंकि हम डिस्काउंट किस पर देता है? डिस्काउंट किस पर देता है? मार्क प्राइस पर। 40 में 1 देता है तो कितने में बेच रहा होगा? यानी 40 में 1 डिस्काउंट दे दिया तो बेच कितने में रहा होगा? 39 में। यानी इसका SP कितना? जब MP 40 है तो 1 डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या? डिस्काउंट यानी कि बट्टा 39 में, यानी 1 डिस्काउंट देगा तो कितने में दे देगा? 39 में। और वही कह रहा है कि एक व्यक्ति से 39 रुपए में खरीदता है तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा? 40। बस सिंपल है, सेम ही आ गया। अदरवाइज नहीं आता, इसका डबल होता तो हम इसका भी डबल 80 कर देते। जो इसमें प्रोसेस होती इसमें होती। देखो ये आज का हमारा ये लास्ट सवाल था। और देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें जो सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए, कोई मेंस में आया, कोई फ्री में आया। ये सारे प्रीवियस, कुछ सवाल बहुत ही हल्के हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अगर कुछ नहीं हो पाते हैं वो इस वजह से क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं होते, तो कुछ छोटे छोटे सवाल या मतलब बहुत सी सरल सवाल आप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ना करने की वजह से, या आपको वो जो पैटर्न ना याद रहने की वजह से। अदरवाइज आप कर तो सभी कोई लेता है, बस टाइम की बात है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी तरह आप देखते रहिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली। थैंक यू वंस अगेन।